हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और रुख करते हैं सुपरफास्ट 100 का। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह को सभी ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से ही हुआ था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वे खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि फ्लाइंग सिख हमेशा भारतीयों वासियों के दिल में जीवित रहेंगे। सीएम ने कहा कि मिल्खा सिंह जो हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वो अब भारत के देश को चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि मिल्खा सिंह के निधन से देश को अभूतपूर्व क्षति पहुंची है। विज ने लिखा, खेल जगत के लाइट हाउस फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को हमने खो दिया। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिले क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडे के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जलभराव नहीं होगा। सिरसा वासियों को जलभराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी ने इसकी जानकारी दी। रीना सेठी ने योजना के लिए सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार भी जताया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही। एक सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक है और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडल स्कूल को पहले 22 थे, अब 136 किया गया, जिन्हें सीबीएसई की मान्यता दिलाई गई। यहां अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार ने मंजूर किए थे, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए हैं। साथ ही जहां पहले से 8वीं तक की शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा दी जाती थी, अब उसे 1ली से 12वीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 कोचिंग सेंटर शुरू किए हैं, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकूला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेता पर होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि एसवाईएल को लेकर बातचीत पहले कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है, तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है, उनका इलाज भी नहीं हो सकता।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने मोहना रोड के साथ बन रहे नाले के निर्माण कार्य, सेक्टर 3 नहर से लेकर तिगांव रोड शिव कॉलोनी तक बनाए जा रहे 4 लेन रोड के अलावा चांदवली सेक्टर 64 डिस्पोजल का दौरा किया। और मंत्री ने मौके पर ही निगम के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नाले के अंदर बरसात के मौसम में पानी के बहाव में दिक्कत न आए, इसके लिए सभी रुकावटों को दूर किया जाए और जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी न हो सके। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके, इसके लिए रेस्टोरेंट और बार में भी अब डिस्काउंट की स्कीम शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित कई बार और रेस्टोरेंट में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। तो वहीं हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है। 24 घंटे में 209 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में 36 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 2940 हो गई है। उकलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए। मरम्मत के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। सोनीपत के गुणा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बीडीपीओ पर मिलीभगत का आरोप लगा है। टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिसको लेकर कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने पर तुले हैं। कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है मृतक मुकेश ने खुद तेल छिड़क कर आग लगाई, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का आश्वासन दिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद और बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था, लेकिन बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता में से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। कोहाना के बिचपड़ी गांव में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण करवाया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जींद खटकल टोल से किसान नेताओं ने एक और बयान जारी किया है जो सरकार की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। किसानों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करके एक नया इतिहास रचा जाएगा। सर्वसम्मति से सरपंच चुनने के लिए गांव-गांव में कमेटियां तैयार की जा रही है। किसानों ने कहा कि जो प्रतिनिधि सरकार की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा।
इस बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपनी आपबीती को मंत्री के सामने रखा और बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे ऐंठे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी ले लिया। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करके दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी उठाई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। पंचकूला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। घग्गर नदी पार करके सेक्टरों के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साल 2011 में वो एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नाम के पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता जब शादी की बात करने लगी तो वह टालमटोल कर देता था। वहीं पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अभी तक मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बुआना शहर के एक शख्स के साथ दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि मोनू नाम का एक युवक उसके घर किराए पर रहने आया था, जो कि हिसार गांव से था, जिसने ठगी को अंजाम दिया था। किराएदार ने बताया था कि वो सोनीपत के बैंक की शाखा में नियुक्त है और उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी है। उसने उसके बेटे रमेश को दिल्ली पुलिस में लगवाने का झांसा दिया और 12 लाख रुपए मांगे। जिसके बाद पीड़ित शख्स ने बहकावे में आकर 3,80,000 रुपए दे दिए। जब उसके बेटे की कोई नौकरी नहीं लगी तो उसने उससे पैसे वापस मांगे, जिसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। जब दर्द के बाद दोबारा इलाज कराया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन में वक्त डॉक्टर ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों की एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब 85,000 का बिल थमा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ढांसा बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के आने पर किसान रोष प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और भविष्य में भी किसान शांति बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक घर वापसी नहीं करेंगे। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने में ऐसे किसान की मुसीबत बढ़ गई है जो या तो इनकम टैक्स पेइंग है या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मी है जो 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करनी होगी।
पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए उससे ऐंठे गए। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के घर पर खुशी का माहौल है। दरअसल ओलंपिक में भाग लेने की पक्की दावेदारी पर परिवार में खुशी की लहर है। इस खुशी के पल को लेकर रानी रामपाल की माताजी का कहना है कि उनकी बेटी ने खेलने के जुनून से ये मुकाम हासिल किया और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अब मेडल भी जरूर लाएगी। वहीं रानी रामपाल के पिता ने भी दुनिया के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकने की भूल कभी ना करें। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहाँ स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहाँ जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडीबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडीबर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ, जिससे कि ये लोग कई तरह के प्रोडक्ट से तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। प्रदेश में नशे कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की। गोवाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट लिया। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में चौथी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही है। जींद के खंडेला गांव से 25 वर्षीय विजेंद्र के गायब होने के मामला तूल पड़ता जा रहा है। आपको बता दें करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है।
गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुदकुशी की और खुद को फांसी लगाई। जज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहरा गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी एक 1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वो छुट्टी में घर आया हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। सिरसा के मुख्य डाकघर के बाहर कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग में कोई जानमाल का खतरा या नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल में 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बबीता जी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मुनमुन के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को स्टे कर दिया। मुनमुन पर एक वीडियो में जाति सूचक के शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। हालांकि उन्होंने इस वीडियो पर माफी मांगते हुए हटा दिया था। मुनमुन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।